बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा सिस्टम जो है वो ख़राब था, जिसकी वजह से मैं CS 506 के लेक्चर अपलोड नहीं था कर रहा, उसके लिए रियली सॉरी। तो अब भी इंशाल्लाह डेली बेसिस पर आपके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हुआ करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 23 को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि हर इंसान का जो है वो फ़ायदा हो सके। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 आना स्टार्ट हुई है, उनकी क्वेश्चन फाइल काइंडली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khizrshaaltechnical.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ पे हमारी वेबसाइट के सर्विसेज वाले ऑप्शन में जैसे आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनाब किसका, आपको वहाँ पे सर्विसेज वाले पोर्शन में एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का। आपने सिंपली अपलोड वाले पेज पे जाके वो अपनी क्वेश्चन फाइल जो है वो अपलोड कर देनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए सोल्यूशन रेडी कर सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लेक्चर नंबर 23 की तरफ, जिसमें आज मल्टी थ्रेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ डिफरेंस समझना है। एक होता है मल्टीटास्किंग, एक होता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग बेसिकली ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस का एक टाइम में चलना मल्टीटास्किंग कहलाता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग ये होता है कि एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल चीज़ों का एक साथ चलना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। जैसे इसकी एग्जांपल से कवर करता हूँ आपको। देखिए मान ले आपने 10 घर बनाने हैं, 10 मकान बनाने हैं, तो अगर आप 10 के 10 घर एक टाइम में स्टार्ट कर दोगे, घर तो सारे घर हैं, ठीक है, तो लेकिन एक तरीका कर ये था कि आप एक पहला घर बनाते, फिर दूसरा बनाते, फिर तीसरा बनाते, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक टाइम पे सारे घर बनवाने स्टार्ट कर दिए, 10 के 10 घर एक टाइम पे बनवाने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है जी जनाब, ये कहलाएगा मल्टीटास्किंग, यानी आपने मल्टीपल घरों को एक साथ बनवाना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया मल्टीटास्किंग। अब जब आपने घर बनाना शुरू किया, अब घर क्या, घर एक टास्क है, घर एक सिंगल टास्क है, ठीक है। उस सिंगल टास्क के अंदर, उस सिंगल प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल चीजें हैं, यानी वो सिंगल प्रोसेस कौन सा जी, घर बनाना है। अब उस सिंगल प्रोसेस के अंदर क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट आगे थिंग्स आ जाती हैं, जैसे वॉशरूम बनाना है, रूम बनाने हैं, किचन बनाना है, फलां बनाना है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी ये डिफरेंट थिंग्स क्या है एक प्रोसेस के अंदर है। पहले में 10 प्रोसेसेस थे, 10 घर थे जो कि जिनको हम प्रोसेसेस मान रहे हैं, ठीक है। उन हर प्रोसेस के अंदर आगे फर्दन जो है क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं, छोटी छोटी थिंग्स हैं जी। वॉशरूम बनाना है, एक प्रोसेस के अंदर ये वॉशरूम बनाना है, ये करना, ये करना, ये करना। तो जब आप एक तरीका ये है कि आप उस एक प्रोसेस के अंदर, यानी वो जो आप घर बना रहे हो उस घर के अंदर अगर आप पहले वॉशरूम बनाओ, बाद में रूम बनाओ, फिर अगला रूम बनाओ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये क्या है, दूसरा तरीका ये है जनाब, आप उसी प्रोसेस के अंदर वो जो डिफरेंट छोटी छोटी थिंग्स हैं, किचन वॉशरूम वो सारा, वो आप एक टाइम पे बनाना स्टार्ट कर दो। मतलब एक मिस्त्री जो है वो आपका किचन बना रहा है, एक मिस्त्री उसी टाइम में उसी साइमल्टेनियसली जो है वो आपका वॉशरूम बना रहा है, एक मिस्त्री सारी रूम बना रहा है। तो ये क्या है, यानी एक ही प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थिंग्स एक ही टाइम में जो है वो क्या हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं। तो ये कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। समझ आ गई? तो सिस्टम की दुनिया के अंदर मल्टीटास्किंग ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस का एक साथ चलना मल्टीटास्किंग कहलाता है, जबकि एक प्रोसेस के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का एक साथ चलना, साइमल्टेनियसली चलना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। अब मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस विद इन द सेम एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन जो है वो एक प्रोसेस है आपका, जैसे MS वर्ड है ना, ये MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक सिंगल मेरे भाई प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जो नेट बीन है ये दूसरा प्रोसेस है। यानी अगर नेट बीन और MS वर्ड एक साथ वर्क कर रहे हैं तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है। लेकिन MS वर्ड के एक सिंगल प्रोसेस है। अब इस सिंगल प्रोसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, तो यानी डिफरेंट इस एक सिंगल प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थिंग्स हैं। तो इस एक सिंगल प्रोसेस के अंदर ये जो आप डिफरेंट थिंग्स कर रहे हो, यानी इसी एक एप्लीकेशन के अंदर ये क्या कहलाती हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहलाती हैं। अगर ये एक साथ वर्क करें, अगर ये कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क करेंगे तो फिर ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाएंगी। थ्रेड्स आर लाइट वेट एज कम्पेयर टू प्रोसेसेस, यानी जो आपका सिंगल प्रोसेस होता है, यानी ये जो MS वर्ड है पूरा का पूरा, अगर आप इसे डायरेक्टली पूरा का पूरा एक टाइम पे यानी चलाएंगे इस सिंगल प्रोसेस को, तो ये जो है इतना लाइट वेट नहीं होगा एज कम्पेयर टू थ्रेड्स के। तो थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स ये होते हैं कि आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे क्या कर लेते हो, पोर्शन में डिवाइड कर लेते हो, जिससे क्या होता है आपका काम जो है वो ईजी होता है। आपके बड़े टास्क को जब हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो फिर उससे वो मल्टीपल
छोटे छोटे पोर्शन एक साथ जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग का नाम दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मल्टी थ्रेडिंग की समझ आई होगी। उसके बाद कहा है अ थ्रेड इज इजी टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, यानी थ्रेड को क्रिएट करना और इसको डिस्ट्रॉय करना यानी खत्म करना बहुत ईजी होता है। थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, यानी आपको जो मल्टीपल थ्रेड आपने क्रिएट किए हैं एक सिंगल प्रोसेस के, वो तमाम के तमाम थ्रेड जो हैं वो एक ही सेम एड्रेस जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर भी स्पेस जो है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद कहता है जो आपके मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं ना, उनका फायदा ये भी होता है कि वो अपनी मेमोरी की जो वेरिएबल है ना, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है वो शेयर इट भी कर लेते हैं। एंड देयरफॉर मे रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन लॉजिक टू अवॉइड डेडलॉक्स एंड स्टार्वेशन, यानी इससे हमें एक और फायदा ये होता है कि अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कर लेते हैं तो इससे जो है वो हम अपनी जो कम्प्लेक्स लॉजिक्स हैं जैसे डेड लॉक्स है एंड स्टार्वेशन है, तो डेड लॉक क्या होती है, डेड लॉक दोस्तों ये होती है कि अगर जो आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं अगर वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाए, यानी वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो नॉट रिस्पॉन्ड में चले गए हैं, वो आपको रिस्पॉन्स की कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा, तो जब दोस्तों सारे के सारे प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं तो इसको हम डेड लॉक्स कहते हैं। इस कंडीशन को डेड लॉक्स कहते हैं। जबकि स्टार्वेशन क्या होता है, स्टार्वेशन ये होता है कि अगर आपके जो हाई प्रायोरिटी के मतलब आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो तमाम प्रोसेसेस ब्लॉक नहीं हुए, बल्कि उनमें से सिर्फ वो प्रोसेसेस ब्लॉक हुए हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग में गए हैं जिनकी प्रायोरिटी लो थी, लेकिन जिनकी प्रायोरिटी हाई थी वो जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो स्टार्वेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस चल रहे होते हैं और लो प्रायोरिटी वाले बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि जब कब हमारी बारी आए, कब हमें मौका मिले। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह जो लो प्रायोरिटी वाले आपके प्रोसेस होते हैं ना, उनको बहुत देर जो है वो वेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने दुनिया में भी देखा होगा कि आपको पता है जिस बंदे का स्टेटस ज़्यादा हो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उसकी प्रायोरिटी जो कि हाई होती है, सो उसका काम हर बंदा करता है, वो चाहे बैंक में जाए चाहे किसी भी जगह पे जाए, हर बंदा उसकी बात सुनता है। जो बेचारा गरीब बंदा उसकी कोई बात ही नहीं सुनता है। सो यही बेस, तो इस सिचुएशन को आपको मेरे समझ अब आगे आ जाएगी जल्दी कि स्टार्वेशन क्या चीज़ होती है, कि यानी जो अमीर इंसान है उसकी हर बंदा बात सुन रहा है, जो गरीब बंदा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है ना, कि जिसमें जो बेचारा गरीब जो है पहले आया हुआ था वो अभी वेट कर रहा है, जो अमीर है वो बाद में आके अपना काम पहले करवा के चला गया, तो ये होती है स्टार्वेशन। समझ आई? चलो उसके बाद सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग। दोस्तों सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्या होती है, एवरी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन थ्रेड, कहता है हर प्रोग्राम जो है उसके पास एक थ्रेड जरूर होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो मल्टीपल थ्रेडिंग चाहिए ना। एक थ्रेड तो सिंपल वही है कि जैसे वो एक सीक्वेंस से काम करना, यानी पहली लाइन एग्जीक्यूट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे तरतीब से एग्जीक्यूट अगर आप कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग ये होती है कि दोस्तों मान लो आपके पास 3 लूप्स हैं, आपने एक प्रोग्राम लिखा C++ के अंदर और उसके अंदर 3 लूप्स हैं, जैसे ये देखें सर ने एक एग्जांपल देख समझाया हुआ है। मान लो अगर फर्ज करो ये 3 लूप्स हैं, पहली लूप ये है, दूसरी लूप आपके पास सेकंड लूप ये है, और देन उसके बाद तीसरी लूप आपके पास ये है। अगर दोस्तों पहली लूप कंप्लीट वर्क करे, फिर उसके बाद दूसरी लूप कंप्लीट वर्क करे, फिर उसके बाद तीसरी लूप कंप्लीट वर्क करे, तो इसको हम कहेंगे सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल क्यों? क्योंकि पहली चीज़ पहले वर्क की, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वर्क की, फिर तीसरी, एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो कि पहली लूप भी चल रही है उसी के साथ दूसरी लूप भी उसी टाइम के दौरान दूसरी लूप भी चल रही है और उसी टाइम में तीसरी लूप भी चल रही है, यानी तीनों लूप्स एक ही टाइम में अगर चलें तो इसको हम कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग। समझ आ गई? चलो जी बढ़िया हो गया, आगे चलते हैं। तो ये सर ने एक एग्जांपल देख भी समझा। यूजर क्या करता है, आप सिक्वेंशियल सीक्वेंस करोगे तो उसमें क्या होगा, पहली लूप चलेगी पूरी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, तो ये आउटपुट आपको देख के पता चल जाएगी। मैंने ऊपर आपको समझा दिया डिटेल से। उसके बाद जावा थ्रेड कहता है जावा इंक्लूड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेडिंग, यानी जावा एक ऐसी बेहतरीन लैंग्वेज है जिसके अंदर आपकी जो थ्रेडिंग है ना वो बिल्ट इन इंक्लूड होती है, यानी आपको थ्रेड जो है वो बनाने नहीं पड़ते। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थ्रेड बने हुए हैं, सिर्फ आपको यूज़ करने हैं, यूज़ करने हैं। क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा, कहते हैं जावा के अंदर थ्रेड्स क्रिएट कैसे करते हैं। अब बने तो हैं थ्रेड्स पहले से, लेकिन अब उन्हें क्रिएट तो आपने करना ना, पहले से आपको क्लास तो बनी बनाई मिल गई, अब उसको क्रिएट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। कहता है देयर आर 2 अप्रोचेस टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा, यानी जावा में थ्रेड्स को क्रिएट करने के कहता है 2 तरीके हैं। यूजिंग इंटरफेस, पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ तो जावा के अंदर थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो इंटरफेस को यूज़ करते हुए, या फिर यूजिंग इनहेरिटेंस, यानी
इनहेरिटेंस को यूज करते हुए आप जो है वो अपनी थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो। फॉलोइंग आर स्टेप्स टू क्रिएट थ्रेड्स बाय यूजिंग इंटरफेस। कहता है अगर आपने इंटरफेस के थ्रू अपने थ्रेड्स को जो है वो क्रिएट करना है तो कहता है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। कौन कौन से जी? पहला स्टेप क्या जी? कहता है क्रिएट अ क्लास। कहता है सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करोगे, उसके बाद रननेबल। कहता है फिर जो आपने क्लास क्रिएट की है उस क्लास को आप अपने रननेबल जो है एक इंटरफेस है, एक बिल्ट इन जावा के अंदर ना एक बिल्ट इन इंटरफेस है रननेबल, जो आपको तब आप यूज करते हो जब आपने थ्रेड क्रिएट करने होते हैं। सो दोस्तों आपने सबसे पहले क्लास क्रिएट की, उस क्लास को आपने इंप्लीमेंट किया किसके साथ? अपने रननेबल इंटरफेस के साथ। उसके बाद फिर आपने इंस्टेंटिएट का मतलब क्या होता है? यानी फिर आपने वो जो क्लास बनाई है उस क्लास का आप क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। फिर जब आपने ऑब्जेक्ट बना लेने हैं उस ऑब्जेक्ट के बाद चौथा काम क्या है? फिर आपके पास एक बिल्ट इन मेथड होता है स्टार्ट के नाम से। वो स्टार्ट का मेथड जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपका थ्रेड जो है वो कॉल हो जाएंगे और आपके थ्रेड चलना स्टार्ट हो जाएंगे, वर्किंग स्टेट में चल जाएंगे। उसको कहता है फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट थ्रेड्स बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। कहता है अगर आपने इनहेरिटेंस के थ्रू थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो फिर कहता है वो उसका तरीका क्या है? इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम java.lang.thread क्लास। यानी कहता है सबसे पहले आप अपनी वो जो क्लास है जो आपने जिसके अंदर वर्किंग करनी है, वो जो क्लास हमने क्रिएट किया है उस क्लास को थ्रेड क्लास जो आपके पास एक बिल्ट इन क्लास होती है ना थ्रेड नाम से, कहता है उस थ्रेड क्लास के साथ क्या करो? एक्सटेंड करो, यानी इनहेरिटेंस करो उनकी। उसको कहता है ओवरराइड द रन मेथड इन द सब क्लास। यानी फिर कहता है वो जो आपने अपनी खुद की क्लास बनाई है ना उस क्लास के अंदर वो जो थ्रेड क्लास का वो जो बिल्ट इन क्लास है ना हमारे पास थ्रेड क्लास, उस थ्रेड क्लास का जो बिल्ट इन मेथड है रन, कहता है उसे इंप्लीमेंट करो अपनी खुद की क्लास के अंदर। उसको कहता है इंस्टेंटिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। यानी फिर आपने वो जो खुद की अपनी क्लास बनाई हुई है उस क्लास का क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट बनाओ। फिर तीसरा क्या जी? स्टार्ट थ्रेड बाय कॉलिंग स्टार्ट मेथड। यानी फिर अपने स्टार्ट मेथड के जरिए अपने थ्रेड को जो है वो क्या करो? कॉल करो। तो ये नो इशू, ये थ्योरी आपको समझ उम्मीद है। अब अभी आप थ्योरी समझो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल इंशाल्लाह डिटेल से करवाता हूँ। थ्रेड्स क्रिएशन स्टेप्स यूजिंग इंटरफेस। कहता है जब आपने थ्रेड्स को इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं जी? पहला स्टेप क्या जी? इंप्लीमेंट द रननेबल इंटरफेस। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको भी ऊपर बताई है यार, यही 4 स्टेप्स जो मैंने आपको ये देखो ये बताए हैं कि पहले क्रिएट क्लास करो, फिर उसको अपने रननेबल इंटरफेस के साथ कनेक्ट करो, फिर उसके बाद इंस्टेंटिएट मतलब अपनी बनाई हुई क्लास की जो है वो ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके बाद स्टार्ट मेथड को कॉल कर दो। तो यही स्टेप सर जो है वो बता रहे हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। तो ये वही ऊपर वाले स्टेप्स हैं, इनको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं और देखते हैं कोड इनका, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया जी 3 लूप्स, यानी वही मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूशन। यानी कहता है कि पहला तरीका क्या था? सीक्वेंशियल, यानी अगर आप एक तरतीब से चलोगे, पहली लूप फिर दूसरी फिर तीसरी, तो कहता है उसका तरीका कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग के जरिए अपनी 3 लूप्स को एग्जीक्यूट करना है तो कहता है वो कैसे करेंगे? तो चलें वो सीखते हैं। अब कहता है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। कहता है इससे पहले हमने क्या सीखा? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। व्हाट आर जावा थ्रेड्स। कहता है फिर हमने सीखा जावा थ्रेड्स क्या होते हैं। फिर हमने सीखा 2 ways टू राइट मल्टी थ्रेडिंग जावा प्रोग्राम। कहता है फिर हमने सीखा कि वो कौन से ऐसे 2 रास्ते हैं जिनके थ्रू हम मल्टी थ्रेडिंग जावा के अंदर कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों वो कौन कौन से तरीके हमने सीखे हैं? यूजिंग इंटरफेस एंड यूजिंग इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले यूजिंग इंटरफेस यानी इंटरफेस को यूज करते हुए आप मल्टी थ्रेडिंग कैसे जावा के अंदर कर सकते हो, उसके जरिए सर ने ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड को मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? 4 स्टेप बताए सर ने यूजिंग इंटरफेस के थ्रू। क्या था? 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? अपनी खुद की क्लास बनाओ। तो चलो सबसे पहले खुद की क्लास बनाओ वर्कर नाम से, किसी भी नाम से बना लो। मैंने वर्कर नाम से बना ली, वर्कर नाम से मैंने क्लास बना ली। उसके बाद सामने क्या कहा था? ये जो अपनी खुद की आपने क्लास बनाई है वर्कर नाम से या जिस भी नाम से, चलो इसको W क्लास का नाम हमेशा कैपिटल में रखा करो, उसका पहला वर्ड लेटर सॉरी। अच्छा जी, वर्कर नाम की क्लास होगी। दूसरा क्या था? दूसरा स्टेप क्या था कि फिर आपने जो है वो अपने जो इंटरफेस है ना रननेबल इंटरफेस जो कि बिल्ट इन जावा के अंदर मिलता है, उसके साथ क्या करना है? अपनी इस खुद की बनाई हुई क्लास को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। सो आपको पता है ना इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? हम लिखते हैं इंप्लीमेंट्स और आगे अपने इंटरफेस का नाम। तो मेरे इंटरफेस का नाम क्या है? रननेबल, RUNNABLE रननेबल। ओके चलें जी, इंप्लीमेंट कर दिया आपने। ओके जी, अब आ जाए अपनी क्लास के अंदर। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है? वो जो आपने जॉब यानी वो जो भी मैसेज स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले करना है वो उसके लिए कोई भी एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। सो ये तो आपकी मर्जी है यार, जो मर्जी आप कर लो। ये जस्ट आपने जो है जैसे मैं प्रोग्राम करवा रहा हूँ ना समझा के ऐसे ही आपने पेपर में भी कराना है। तो स्ट्रिंग जॉब नाम से एक बना लो वेरिएबल। इसमें क्या हुआ? इसमें हम स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमने स्क्रीन पे यानी थ्रेड के दौरान हमने जो वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखानी है ना आपको, वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हम इस जॉब वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस जॉब वाले वेरिएबल में वैल्यू रखने के लिए हम एक बना लेते हैं जनाब अपनी इस वर्कर क्लास का कंस्ट्रक्टर। ओके सो बना लिया मैंने, यहाँ पे मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है मैंने।
यानी मैं चाहता हूँ मुझे नीचे से यहाँ पे एक मेन से यहाँ पे एक वैल्यू मिले और फिर उस वैल्यू को मैं इस जावा वेरिएबल में स्टोर कर दूँ। सो नीचे से जो वैल्यू मिलेगी उसको लेने के लिए मैं स्ट्रिंग टाइप का एक जे नाम का यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ, आर्गुमेंट ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा जॉब नाम का वेरिएबल है उसके अंदर ये जो जे के अंदर जो वैल्यू है ना नीचे से ये उठा के जॉब वाले वेरिएबल में रख दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों ये जो रनेबल आपने इंटरफेस यूज़ किया इसके अंदर एक बिल्ट इन तीसरा स्टेप आपने सर ने क्या बताया था, रन मेथड जो है वो आपने इंप्लीमेंट करना है। तो वो रन मेथड कहाँ से मिलेगा आपको, वो सिंपली इस रनेबल इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है। सो बस आपने उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट कैसे करना है, सिंपल आपने, और आपको पता ना कि इंटरफेस से कोई भी मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए हम उसके शुरू पे पब्लिक लिखते हैं। सो पब्लिक वाइड रिटर्न टाइप, और उसके बाद मेरे क्लास मेरे मेथड का नाम क्या है रन, और रन मेथड का ये बॉडी। और इस रन मेथड के अंदर हमने जो है वो क्या करना है भला, हमने जनाब अपना एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है यूजिंग लूप का इस्तेमाल करते हुए। यानी एक लूप चलाएंगे और वो लूप 5 दफ़ा चल के जो हमारा मैसेज डिस्प्ले करेगी। सो आपकी मर्जी, आप लूप को जितना दफ़ा मर्जी चलाओ। तो इंट आई इक्वल टू 1, यानी आई एक वेरिएबल है, इनिशियलाइज वेरिएबल है जो 1 से स्टार्ट करेगा, एंड आई लेस देन और इक्वल टू 5 तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस। ओके, और इस लूप के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा साउट, ओके ये सॉरी मैंने कह दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है जी। ओके, इस प्रिंट एलन के अंदर मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, मैंने कहा ये जो मेरा जॉब नाम का वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना। यानी ये लूप 10 दफ़ा चलेगी और 5 दफ़ा चलेगी और 5 दफ़ा चलेगी, क्या करेगी ये इस जॉब वाले वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। सो मैंने कहा जॉब वाले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करो, और उसके बाद दरमियान में एक इक्वल का साइन आ जाए, और उसके बाद हमें ये नंबर भी बताएगा कौन से नंबर वाली जॉब चल रही है। यानी जॉब तो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी नंबर वाली है, यानी लूप का कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आई वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी 1, फिर नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 4, तो इस तरह ये चलती जाएगी। चलें जी, आपने वर्कर क्लास बना ली। अब जो तीसरा स्टेप क्या था कि वर्कर क्लास का आपने वर्कर क्लास जो बनाई है आपने अपनी खुद की जो वर्कर क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कितने चाहिए हमें, चूँकि हमने थ्रेड क्रिएट करने हैं। सो थ्रेड क्रिएट करने के लिए दोस्तों एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि आपको थ्रेड का समझ आए कि थ्रेड, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से एक थ्रेड हम बना सकें, आप एक ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल थ्रेड भी बना सकते हो। तो ज़्यादा कोशिश करेंगे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट ही बना लें। सो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने कहा जो मेरी वर्कर क्लास है उसका W1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लो। इक्वल टू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आगे लिखते हैं इक्वल टू न्यू, आगे अपनी क्लास का नाम, और राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर हमने उसको कोई आर्गुमेंट पास करना है तो वो यहाँ पे हम पास करेंगे। सो मैंने यहाँ पहला आर्गुमेंट पास कर दिया फर्स्ट, यानी जॉब कौन सी फर्स्ट। सो ये जो फर्स्ट है ये ऊपर जाके इस जे वाले वेरिएबल में जाएगा और फिर यहाँ पे जॉब वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जॉब वाले वेरिएबल में हमने क्या स्टोर कर दिया, जॉब फर्स्ट, यानी फर्स्ट जॉब। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी वर्कर क्लास का 2 और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ बनाना, ठीक है। ये आपकी मर्जी यार, एक बना लो, दो बना लो, 3 बना लो, जितने मर्जी आप बनाई जाओ, आपकी मर्जी है। 2 और ये 3, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करो W2 एंड W3। उसके बाद यहाँ पे अपनी वैल्यू भी चेंज करो। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सेकंड। सो इसके लिए मैं इसको नाम देता हूँ सेकंड जॉब की, ये मेरी सेकंड जॉब है और ये मेरी थर्ड जॉब है, THIRD थर्ड। ओके, तो ये मेरी थर्ड जॉब है। अब दोस्तों ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो जो आपकी थ्रेड क्लास है, जो आपकी बिल्ट इन थ्रेड क्लास होती है ना, उस थ्रेड क्लास को आपने ये जो अपने वर्कर क्लास के ऑब्जेक्ट है ना ये पास करने हैं। सो उसके लिए आपके पास थ्रेड जो क्लास है उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएं। सो थ्रेड क्लास का T1 से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, T1 इक्वल टू न्यू मेरी बिल्ट इन थ्रेड क्लास। ये बेसिकली क्लास, ये अब सोच रहे होगे ये थ्रेड क्लास मैंने कहीं बनाई तो है नहीं, और मेरे भाई ये बिल्ट इन क्लास है, ये थ्रेड जो है वो एक बिल्ट इन क्लास है। ओके, डन। अब आपने ये जो बिल्ट इन क्लास है थ्रेड की, इसको अपना ये वर्कर क्लास है कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दें। सो मैंने इसको W1 ही पास कर देता हूँ, W1। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी इस थ्रेड क्लास का 2 और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसको मैं अपनी वर्कर क्लास के बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट हैं वो पास करूँगा। सो उसके लिए मैंने कहा यहाँ पे T2 एंड T3, ठीक है। तो 3 बेसिकली मैंने कितने, बेसिकली दोस्तों आप जितनी दफ़ा थ्रेड क्लास को कॉल मतलब जितनी दफ़ा आप ये जो है थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे बेसिकली उतने थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे बैकएंड पे। तो यानी हमने मल्टी थ्रेडिंग सीख रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा थ्रेड, एक थ्रेड आपको पता है एक प्रोसेस तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड उसके बाद तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो हमने तो मल्टी थ्रेडिंग सीखनी है ना, तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए कम से कम 2-3 इतने थ्रेड होने चाहिए आपके पास। सो मैंने T1 को W1 वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, T2 जो मेरा थ्रेड है इसको मैंने W2 वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और T3 को मैंने W3 वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया।
चलें इतना कर लिया। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप क्या था कि फिर आपने ये जो थ्रेड क्रिएट किया है T1 T2 T3 इनके अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है स्टार्ट के नाम से, जो आपका थ्रेड स्टार्ट करेगा। सो उसको कॉल करो, तो मैंने कहा T1 डॉट स्टार्ट। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली स्टार्ट मेथड आपका T1 यानी ये जो अपने ऑब्जेक्ट इसके शुरू पे लिखा है, यानी ये T1 वाला जो आपका थ्रेड है ना वो वाला थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसी दौरान आपने कहा T2 डॉट स्टार्ट यानी T2 भी स्टार्ट हो जाए। फिर आपने कहा T3 डॉट स्टार्ट यानी T3 भी स्टार्ट हो जाए। चलें जी, तो यानी आपने साइमल्टेनियसली एक टाइम के अंदर तीनों थ्रेड इकट्ठे स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी ये ऐसा नहीं होगा कि पहला थ्रेड पूरा चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा थ्रेड पूरा चलेगा, फिर तीसरा थ्रेड चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि जब आप थ्रेड स्टार्ट करते हो ना, तो बेसिकली ये एक ही टाइम में तीनों थ्रेड इकट्ठे स्टार्ट हो जाएंगे। वो इनकी मर्जी है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा। मतलब थ्रेड कई दफ़ा होता है कि मिक्स चल रहे होते हैं, कई दफ़ा वो इनकी मर्जी होती है यार थ्रेड्स की। ठीक है, लेकिन चाल इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक ही टाइम में इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो ये देखो, ये आपको उम्मीद समझ आ गई होगी। ये देखो इकट्ठे चले हैं, तो देखो ना, मैंने तो हालांकि सिर्फ T1 को पहले कॉल किया था, तो चाहिए तो ये था कि जनाब ये सीक्वेंस से चलते, यानी T1 पहले चलता, फिर T2 चलता, फिर T3। लेकिन देखो ये मिक्स हो चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों थ्रेड इकट्ठे वर्क कर रहे हैं। देखो पहले T1 चला, फिर T3 चला, फिर T2 चला, फिर उसके बाद साथ ही T3 वाला थ्रेड का सेकंड पोजीशन चली, सेकंड वाला आइटरेशन चली, उसके बाद पहले वाले की सेकंड पोजीशन चली, फिर थर्ड वाले की तीसरी चल गई। तो यानी कोई पता नहीं चलता थ्रेड के अंदर। तो यानी थ्रेड का मतलब आप समझ आ गई होगी आपको कि तीनों देखो इकट्ठे एक ही टाइम में काम कर रहे हैं, तीनों थ्रेड एक ही टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो जल्दी फिनिश हो जाता है वो पहले जो है वो अपना काम रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली थ्रेडिंग। तो उम्मीद है आपको यूजिंग इंटरफेस थ्रेडिंग करना आ गई है। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास यूजिंग इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के थ्रू इंटरफेस हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं, तो वो भी सिखाता हूँ। बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है। सिंपली मेरे भाई यही जो कोड है ना, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसी कोड को अपनी यूजिंग इनहेरिटेंस में कन्वर्ट करना। कैसे आपको पता ना, अपनी किसी भी क्लास को इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक क्लास को दूसरी क्लास का चाइल्ड बना देना। तो यानी ये मेरी समझ लो, ये जो मैंने अपनी खुद की क्लास में, ये जो चाइल्ड क्लास है, और जो मेरी बिल्ट इन थ्रेड नाम की जो बिल्ट इन क्लास है ना, वो मेरी पेरेंट क्लास होगी। सो मैंने अपनी बिल्ट इन क्लास यहाँ पे यूज़ करनी है एज ए पेरेंट क्लास। सो पेरेंट क्लास को लिखने से पहले हम लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, और उसके बाद अपनी पेरेंट क्लास का नाम। तो मेरी पेरेंट क्लास का नाम क्या है, थ्रेड। चलो जी, ठीक है जी, तो ये होगी आपकी यूजिंग इनहेरिटेंस। अब बाकी सारा सीन वही रहेगा। सो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये बेसिकली ये आपको कह रहा है जनाब ये ओवरराइड कर रहे हो, यानी आप अपनी पेरेंट क्लास से ओवरराइड कर रहे हो। सो इसके शुरू पे आप क्या लिखते हो, आप आपको पता है जब हम ओवरराइडिंग करते हैं तो हम @ ओवरराइड लिखते हैं। चलो इतना हो गया, बढ़िया हो गया। ओके जी, उसके बाद क्या करना है, चूँकि आपने अब थ्रेड पूरी की पूरी क्लास इंप्लीमेंट कर ली है अपनी इस वर्ग क्लास के अंदर, एक्सटेंड कर लिया। सो अब आपको ये वाले थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्रेड तब आप बना रहे थे क्योंकि तब आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आपको थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आप यहाँ पे ये थ्रेड ख़त्म कर दो। यहाँ फिर ऐसे करो ना, मेरी बात सुनो, थ्रेड को कमेंट कर दो आप। तो यार मैंने थ्रेड, क्योंकि अब थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो थ्रेड को मैंने कमेंट कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो स्टार्ट मेथड है, ये चूँकि ये थ्रेड क्लास का हिस्सा है, चूँकि ये किसके अंदर होता है, थ्रेड क्लास के अंदर होता है। सो दोस्तों चूँकि आपने थ्रेड क्लास को यहाँ पे अपनी इस वर्ग क्लास का पेरेंट बना लिया, सो थ्रेड क्लास के जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे उठ के किस में आ गए हैं, आपकी इस वर्ग क्लास के अंदर आ चुके हैं। सो अब आप डायरेक्ट जो है वो अपने वर्क क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अपने इस थ्रेड क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हो। सो आपने लिखा w1 डॉट स्टार्ट, w2 डॉट स्टार्ट एंड w3 डॉट स्टार्ट। तो यानी इसका भी मतलब सेम वही है, क्योंकि अब आपने जो कि थ्रेड क्लास को डायरेक्ट यूज़ कर लिया। सो आपने इसलिए अब आपने वर्क क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अपनी चीज़ को कॉल कर दिया। सो अभी भी ये थ्रेड ही कॉल होंगे। अभी भी क्या होगा, आपके स्टार्ट मेथड से क्या करने लगा, आपके तीनों थ्रेड, ये जो w1 w2 w3 थ्रेड है, इनको जो है वो कॉल करने लगा। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कंपाइल, और ये देखो दोस्तों, ये देख रहे हो, ये देखो, हालांकि मैंने तो पहले T1 को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे T3 पहले चल रहा है, फिर T1 चल रहा है, फिर T2 चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये सारे के सारे थ्रेड एक ही टाइम में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जो जल्दी फिनिश हो जाए वो अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो ये है जनाब मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग इनहेरिटेंस। सो कितना इजी था, सिंपल, बस उस इम्प्लीमेंट्स
रन नेबल को हटाकर हमने सिर्फ एक्सटेंड थ्रेड लिख दिया और उसके बाद ये जो हमने थ्रेड क्लास यहाँ पे बनाई थी उसको कमेंट कर दिया और डायरेक्ट जो है वो अपने वर्क क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट अपने स्टार्ट मेथड को कॉल कर लिया। सो ये होगा यूजिंग इनहेरिटेंस। लास्ट पे ये आता है जनाब कि आपने मल्टी थ्रेडिंग करनी है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि प्रायोरिटी, चूँकि जब हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर मेरे भाई वो अपनी मर्जी से थ्रेड को चला रहा होता है, यानी जो जिसको मर्जी वो पहले कॉल कर लेगा, जिसको मर्जी बाद में। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी वाइज चलाना है, मतलब आप चाहते हो कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पहले चले, जिसकी प्रायोरिटी लो है वो बाद में चले, सो इसके लिए आपको प्रायोरिटी बेस्ड जो है वो थ्रेडिंग करनी पड़ती है। सो प्रायोरिटी बेस्ड थ्रेडिंग कैसे करते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड थ्रेडिंग करने के लिए आपको यूजिंग इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी आपको यहाँ पे इंटरफेस इम्प्लीमेंट, पहले आपको थ्रेड बनाना पड़ेगा यूजिंग इंटरफेस। सो यूजिंग इंटरफेस कैसे बनाते हैं हम, सिंपल हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स वही तरीके जो मैंने आपको पहले करके दिखाया, इम्प्लीमेंट्स और क्या लिखते हैं, रनेबल, रन RUNN रन ABLE रनेबल। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। चलो जी बढ़िया हो गया। तो ये मैंने इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों ये जो आपने थ्रेड क्लास को कमेंट किया हुआ है इसको अनकमेंट कर लो। चलो कर दिया अनकमेंट। चलो जी बढ़िया हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो स्टार्ट मेथड है इसको आपने थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कॉल करना है, जैसे हमने शुरू में किया था, यानी T1 T2 एंड T3। ओके डन। चलो जी अब आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक इजाफी काम ये होता है, जब आपने ये देखो ये आ गया थ्रेड प्रायोरिटीज़। थ्रेड प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं कि यानी जिस थ्रेड को आपने हाई प्रायोरिटी दे दी ना उसके पास जो है वो मैक्स प्रायोरिटी का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी, और नॉर्म प्रायोरिटी का मतलब होता है नॉर्मल प्रायोरिटी यानी मीडियम लेवल की प्रायोरिटी, और मिन प्रायोरिटी का मतलब होता है मिनिमम प्रायोरिटी। Threads provide a way to write concurrent programs, but on a single CPU, all threads do not run simultaneously। यानी अगर आपके पास एक ही CPU है तो उस एक सिंगल CPU के अंदर कहते थ्रेड एक टाइम में simultaneously वर्क नहीं करेंगे। JVM assign threads to the CPU based on thread प्रायोरिटीज़। कहता है JVM यानी जावा वर्चुअल जो मशीन है ना वो आपके CPU को, जब आपका एक सिंगल CPU हो तो फिर कहता है मल्टी थ्रेडिंग डायरेक्ट साइमल्टेनियसली नहीं वर्क करती। फिर उसे साइमल्टेनियसली वर्क करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली JVM के थ्रू जो है उसे प्रायोरिटी दे देते हैं, यानी अपने तमाम के तमाम थ्रेड्स को क्या कर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। यानी उनको किसी को हाई प्रायोरिटी किसी को लो प्रायोरिटी, ऐसे जैसे यार वो अमीर गरीब वाला हिसाब हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, प्रायोरिटी के लिए ना हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 4 का मतलब होता है लो प्रायोरिटी, और 5 का मतलब होता है नॉर्मल प्रायोरिटी, और 10 का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी यानी मैक्स प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ कि अगर आप 1 देते हो उसे तो इसका मतलब है मिनिमम प्रायोरिटी, अगर आप 5 देते हो उसे तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रायोरिटी, अगर आप उसे 10 देते हो उसका मतलब है मैक्सिमम प्रायोरिटी। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं आपको समझ आनी है। तो यहाँ पे वगैरह जी थ्रेड प्रायोरिटी स्केजुलिंग कहता था जावा रन टाइम इन्वायरमेंट सपोर्ट्स अ वेरी सिंपल। कहता जो हमारा जावा का जो प्रोग्राम है ना ये हमें बहुत ही ईजी वे के अंदर हमें थ्रेड को प्रायोरिटी देने की इजाज़त देता है, यानी बहुत ईजी है थ्रेड, जावा के अंदर थ्रेड्स को प्रायोरिटी देना बहुत ईजी है। सो यही बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब जी कि हम जब प्रायोरिटी देते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो क्या जी, हायर प्रायोरिटी थ्रेड बिकम रनेबल, यानी जो आपका सबसे हायर प्रायोरिटी वाला जो हायर प्रायोरिटी वाला थ्रेड है ना वो सबसे पहले रन होता है। इट यील्ड्स, उसकी अगर पैदावार हो, और इट्स रन मेथड एग्जिस्ट, और अगर रन मेथड आपका क्या हो कर रहा हो, एग्जिस्ट भी कर रहा हो। ऑन सिस्टम डेट सपोर्ट टाइम स्लाइसिंग इट्स टाइम अलॉटमेंट हैज़ एक्सपायर्ड, यानी आपका क्या हो, आपके सिस्टम के अंदर ये भी सहूलत मौजूद हो कि आपकी टाइम स्लाइसिंग का समझ लो ना, टाइम स्लाइसिंग क्या होता है, यानी टाइम स्लाइसिंग ये होता है कि मान लो अगर एक प्रोसेस ने 5 मिनट चलना ना तो उसको हम 2 मिनट चला के बाहर निकालते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को पहले चलाते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को चलाते हैं, फिर उसको 2 मिनट चलाते हैं, फिर जो पहले हमने 2 मिनट चलाया होता है फिर उसको वापस अगेन चलाते हैं, यानी ये होता है टाइम स्लाइसिंग। यानी तमाम प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम चलाना। एक तो ये होता है ना कि एक प्रोसेस को कंप्लीट चला देना फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट चलाना, नहीं, टाइम स्लाइसिंग ये होता है कि पहले एक प्रोसेस आया उसको थोड़ा टाइम चलाया उसे बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा आया फिर उसे थोड़ा टाइम चलाया, फिर दोबारा अगेन पहले वाले को थोड़ा टाइम चलाया, फिर अगेन दूसरे वाले को थोड़ा टाइम चलाया, तो ये टाइम स्लाइसिंग होता है। तो ये कुछ कंडीशन है, ये कहता होनी चाहिए थ्रेड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करने के लिए। चलो जी उसके बाद यहाँ पे अब ये कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ये एग्जांपल करने की इतनी ज़रूरत नहीं हमें जो कि समझ आ गई है कि प्रायोरिटी बेस क्या होती है चीज़, कि जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले रन होगा, जिसकी लो मिनिमम प्रायोरिटी नॉर्मल प्रायोरिटी होगी वो दूसरे नंबर पर, और जिसकी लो प्रायोरिटी होगी वो तीसरे नंबर पर।
सो थ्रेड प्रायोरिटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, बड़ा ईजी है दोस्तों। ये जो आपने थ्रेड क्लास बनाई है ना, ये T1 T2 क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनाया है, इन्हीं ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रायोरिटी दे दो। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे T1 डॉट सेट प्रायोरिटी। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट प्रायोरिटी के नाम से। चलो जी, सेट प्रायोरिटी। उसके बाद आपने T2 को भी सेट प्रायोरिटी देनी है, तो आपने कहा T2 डॉट सेट प्रायोरिटी। चलो जी, उसके बाद आपने क्या कहा, T3 डॉट सेट प्रायोरिटी। चलो जी, इसको प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, सेट प्रायोरिटी मेथड क्या करेगा, ये आपके इन ऑब्जेक्ट T1 T2 T3 को जो है प्रायोरिटी सेट कर देगा इनकी। अब किसको कौन सी प्रायोरिटी सेट करनी है आपने, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 0 वैल्यू दोगे तो उसका मतलब लो प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी। अगर आप 5 वैल्यू दोगे तो उसका मतलब है नॉर्मल प्रायोरिटी। अगर आप 10 वैल्यू दोगे तो उसका मतलब है हाई प्रायोरिटी। सो यहाँ भी मैंने T1 को प्रायोरिटी दे दी 10 यानी हाई प्रायोरिटी दे दी। T2 को मैंने दे दी जनाब 1 यानी लो प्रायोरिटी दे दी। और T3 को मैंने 5 यानी मीडियम प्रायोरिटी दे दी। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेंगे। सो ये कंपाइल किया मैंने, और ये देखें दोस्तों, ये देख रहे हो आप, T1 को चूँकि मैंने हाई प्रायोरिटी दी हुई है, सो देखें T1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है। फिर उसके बाद T3 को मैंने मीडियम प्रायोरिटी दी हुई है, देखें फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद T3 को मैंने प्रायोरिटी दी है लो, तो वो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है। सो दोस्तों यही मतलब होता है प्रायोरिटी बेस का, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सो आप यहाँ वैसे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो 10 1 5, जिससे आपको पता चल रहा है कि 10 का मतलब हाई और 1 का मतलब लो एंड ये। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो थ्रेड डॉट और आगे जिसको मैक्स प्रायोरिटी देनी है उसके आगे आप लिखोगे मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। फिर जिसको आपने लो देनी है उसके लिए आप लिखोगे थ्रेड डॉट मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ठीक है। और जिसको आपने मीडियम प्रायोरिटी देनी है उसके लिए आप लिखोगे थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। सो इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ यानी आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट वैल्यू दे दो 1 5 10, या फिर आप इस तरह लिख दो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, या फिर थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ओके जी, चैलेंज। तो ये प्रायोरिटी होगी। अब प्रायोरिटी जब आप देते हो ना दोस्तों, तो प्रायोरिटी बेस पर आपको दो नुकसान होते हैं। वो कौन कौन से, वो यहाँ पे नीचे सामने लिखे हुए हैं। चलो जी, प्रॉब्लम विद थ्रेड प्रॉब्लम प्रायोरिटीज़, यानी जब आप थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग करते हुए थ्रेड्स को प्रायोरिटीज़ देते हो तो उससे हमें दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान क्या जी, फर्स्ट अ जावा थ्रेड प्रायोरिटी में मैप डिफरेंटली टू द थ्रेड प्रायोरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ओएस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपने अपनी जावा प्रोग्राम के अंदर, जो जावा के अंदर थ्रेड को प्रायोरिटी दी है, वो प्रायोरिटी और जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो यानी विंडो लिनक्स या यूनिक्स, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके थ्रेड को बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी दी जाती है, वो प्रायोरिटी और ये जो आपने खुद प्रायोरिटी दी है अपने थ्रेड को, ये दोनों क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। सो इस वजह से हमें जो है पहली प्रॉब्लम ये है जिसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा क्या जी, कहता है स्टारवेशन कैन अकर फॉर लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स इफ द हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स नेवर टर्मिनेट। यानी कहता है जब आप प्रायोरिटी देते हो ना, तो प्रायोरिटी देने से नुकसान ये होता है कि मे बी स्टारवेशन वहाँ पे अकर हो जाए। अब स्टारवेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया था। स्टारवेशन ये होती है कि जो आपकी हाई प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स हैं, अगर वो चलते ही जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपके लो प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स को अपना काम परफॉर्म करने के लिए, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा। तो जब टाइम नहीं मिलेगा या लेट टाइम मिलेगा तो इससे क्या होगा, इससे भाई स्टारवेशन अकर हो जाएगी। तो स्टारवेशन जब अकर होगी तो आपका सारे का सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये दो प्रॉब्लम्स हैं जब आप थ्रेड को प्रायोरिटी देते हो। सो दोस्तों यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।